चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक बचा है दैट इज गिफ्ट इनकम। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, नया ही स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट एक तरीके की इनकम है, रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल हो सकती है, वैसे बोला हुआ है। अब कोई अगर किसी को गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट है ना 3 कैटेगरी में हो सकता है। एक मनी, एक प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल, और तीसरा है इमूवेबल। ये ऑप्शन है। कोई भी गिफ्ट आप रिसीव कर लो, इन तीनों के अलावा कोई फोर्थ कैटेगरी आपको नहीं मिलेगी, ये पक्का है। अब पॉइंट ये है कि पूरे साल में कोई भी किसी को भी अगर गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट देने वाले को तो यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, गिफ्ट लेने वाले की बात हो रही है। जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है ना, दैट रिसीट इज इनकम। ठीक है, बट इसमें ना कुछ मिनिमम लिमिट रखी गई है जहां तक ये इनकम नहीं मानी जाएगी और टैक्स नहीं लगेगा। कितनी बार होता है ना, आप घर पे कोई गेस्ट आ गए, आप छोटे बच्चे हो, होता है सब किसी, अभी तो शायद ही होता होगा, नहीं जब छोटे होते थे वैसा होता है। मम्मी पापा के कोई फ्रेंड्स आ गए, कोई रिलेटिव्स आ गए, कोई ऐसे पुराने उनके कॉलेज के फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड घर पे आ गए, फैमिली फ्रेंड्स, और वो घर पे आए, आप बहुत छोटे से हो, अब वो जा रहे हैं, तो फिर या तो घर पे आएंगे तो आपके लिए कुछ लेके आ गए तो अलग बात है, नहीं लेके आए, कितनों के ध्यान में नहीं रहता कि छोटे बच्चे किसी और लेके जाओ स्पेशली, तो जाते हुए क्या होता है, आपको कैश पकड़ा देते हैं, होता है ऐसा, ये एक्सपीरियंस आपने किया होगा। अब वो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, कितना ही होगा, थोड़ा सा कैश होगा, लेकिन वो कैश कभी आपके काम आया, आपके हाथ में आता है वो। एक तो जैसे ही वो, अगर वो आपको कैश देने भी जाए ना, आपकी मम्मी बीच में आ जाती है, अरे नहीं 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 अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों अच्छा नहीं लगता? आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लग रहा है, आने तो दो। आपको अच्छा नहीं लगता, आपको थोड़ी दे रहे, मुझे दे रहे, बीच में आकर रोक देते हैं, फिर है ना उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, अरे नहीं नहीं बच्चे उसमें क्या हो गया। अब यहाँ पे ना दोनों का बार्गेनिंग पावर अलग अलग है। या तो मम्मी का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो वो ना बोल के ही रहेगी कि हम तो नहीं लेंगे, या फिर वो जो गेस्ट है उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा अच्छा है, बोले नहीं नहीं रख ले, वो अपने हाथ में पकड़ा रहे हैं। अच्छा, अपना हाथ आगे भी जा रहा है और डर भी लग रहा है, पैसे तो चाहिए अपने को, लेकिन मम्मी की शक्ल भी दिख रही है कि तू हाथ आगे क्यों बढ़ा रहा है वैसा। ठीक है, अब वो जबरदस्ती आके ना अपने को ऐसे हाथ में पकड़ा गए, पॉकेट में रख दिया, अपने सोचे चलो पैसे आए तो सही, अब ये लोगों ने दे दिए तो अच्छी बात है। अब वो चले गए पैसे दे के, उसके बाद क्या होता है, पैसे पहले मम्मी पैसे छीन लेती है, बोले अभी तो आप बोल रहे थे इसकी जरूरत नहीं है, आपको तो दिए नहीं है, इतनी मुश्किल से तो वो ऐसे फाइट करके आपसे लड़के मुझे पैसे पकड़ा के गए, जाते ही आपने छीन लिए। अब ये जो सिचुएशन है उसमें बेवकूफ तो आप ही बने, आपके नाम से पैसे आए और आपको कुछ मिला ही नहीं, मतलब हाथ में कुछ नहीं आया। अब वो पैसे आपको मिल जाते तो आप कुछ खर्च कर लेते, उसे कुछ खा पी लेते, उन्होंने दिए भी उस इंटेंशन से ही थे, लेकिन मम्मी ने बोला तुम्हें क्या करना है इतने सारे पैसे, बोले तो इतने सारे है नहीं है, 100-200 रुपए इतने सारे होते नहीं, इसमें कुछ नहीं आता है, और वो भी आप दे नहीं रहे हो, आप दे दो हम देख लेंगे हमको क्या करना है। लेकिन बोले नहीं अच्छी आदत नहीं है बच्चों को, ऐसे पैसों की आदत लग जाएगी, वो बोले 100-200 में क्या आदत लग जाएगी, इतने पेट नहीं भरेगा पूरा, आदत क्या लग जाएगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, तो पैसे अपने हाथ में आते नहीं है। अब ये तो चलो कैश है, इसका कोई हिसाब यहाँ पे होना नहीं है, लेकिन किसी ने आपको गिफ्ट में कुछ पैसे दिए वाइट मनी में, आजकल वो पेटीएम कर दिया, तो एक पेटीएम की ऐड भी आई थी ऐसी, वो घर पे कुछ रिलेटिव्स आते, बुआ आती है कोई आती, वो बच्चे को पैसे देने की कोशिश करती है, मम्मी ना बोलती है, तो फिर क्या वो बाहर जाके ना सीधा पेटीएम कर देती है, उसके अकाउंट में आ जाते हैं। तो पेटीएम वाला अपनी यूटिलिटी बता रहा है कि मेरा अकाउंट क्यों जरूरी है, तो पैसे एक्सेप्ट करने तो पेटीएम यूज किया करो, तो ऐसी ऐड बनाई थी उन्होंने। अब ये पैसा तो आपके बैंक में आ गया ना, तो एंट्री होगी ना कि भाई इतना पैसा आपने रिसीव किया, तो यहाँ पे इन्होंने एक बेसिक एग्जेम्पशन रखा है, थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लो, पूरे साल में अगर आपने कैश मनी मतलब हार्ड कैश हो या बैंक में आया वॉट एवर इट इज, आपने शो किया है कि आपने 50,000 रुपीज तक अगर रिसीव किया है, एक इंडिविजुअल ने पूरे साल में 50,000 रुपए तक के कैश गिफ्ट्स रिसीव किए हैं, पर डोनर नहीं, इन टोटल, किसी ने 1100 दिए, किसी ने 2100 दिए, किसी ने 500, किसी ने 200, ऐसे मिला के अगर 50,000 रुपीज तक आपने रिसीव किया है तो आपके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आई। तो हर साल 50,000 रुपए तक का कैश गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो इन टोटल, मतलब जैसे मैंने रिसीव किया, तो ऐसा नहीं आप में से पर पर्सन 50,000, टोटल 50,000, सब लोगों से मिला के मेरे एंड से 50,000 की लिमिट है। किसी ने 1100 दिया होगा, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000, लेकिन टोटल 50,000 रुपीज तक अगर मैंने रिसीव किया है तो 1 रुपया भी गिफ्ट टैक्स मेरे को नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी ने वो शगुन का अमाउंट दे दिया 101, होता है 101, 501, 1101, अब वो मिला के हो गया 50,000, 1 रुपया टोटल। अब 50,000 से एक्सीड होते ही पूरा पैसा टैक्सेबल, 50,001 पूरा टैक्सेबल।
ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो अपन स्लैब रेट में देख रहे थे कि 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है, तो किसी ने 3 लाख कमाया है तो पहला 2.5 लाख एग्जेप्ट है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब 50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 50,000 क्रॉस हो गया तो फुल अमाउंट पे टैक्स। तो अगर किसी ने आपको 101 रुपये वाला कुछ दिया होगा और 50,000 एक आ गया टोटल, तो पूरा 50,000 1 रुपया टैक्सेबल। ऐसा नहीं कि 50,000 माइनस कर दो 1 रुपये पे टैक्स, ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट और एग्जेम्पशन लिमिट में फर्क होता है। थ्रेशोल्ड पार करते ही पूरे पे चार्ज लग जाएगा, लेकिन एग्जेम्पशन वाले केस में मिनिमम अमाउंट माइनस हो जाएगा, वैसा। तो ये फर्क है। तो कैश वाले केस में, मनी वाले केस में यहाँ पे बोला हुआ है 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर्स, इन अ प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इससे ज्यादा रिसीव किया तो टैक्सेबिलिटी। कैश वाला तो अपन दिखाएंगे ही नहीं, मत बताओ। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, 50,000 रुपये तक का रिसीट दिखा दो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उससे ऊपर दिखाओगे तो फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ी लिमिट नहीं है 50,000 पूरे साल की, अब इसमें कोई बहुत ब्लैक मनी को वाइट नहीं कर सकते, छोटा मोटा अमाउंट नाम का दिया हुआ है वैसा। ठीक है, क्लियर हुआ? वैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी में भी लिमिट्स हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कंडीशंस है वैसा। मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने बोला है, पहले ये एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सिंपल भी है, इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा है। बात मूवेबल प्रॉपर्टी की कर रहे हैं। इसमें इन्होंने ऐसा बोला कि या तो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने गिफ्ट की होगी, या फिर एक और पॉइंट होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब ये है, जो चीज जितनी कीमत की है उससे कम दाम पे दे दी, आधे पैसे ले लिए आपसे मैंने। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी गुड्स अभी आप अज्यूम करके चल लो, उसकी वैसे अपनी डेफिनेशन है जो अपन अभी देखने वाले हैं। अब मूवेबल गुड्स मैंने आपको फ्री में दे दी। अब मूवेबल गुड्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए जो पैरामीटर होता है उसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। ये टर्म आपके लिए नया नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो मूवेबल गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है और मैंने आपको गुड्स फ्री में दे दिए, तो 50,000 से ऊपर की लिमिट होगी, इसमें भी सेम लिमिट एप्लीकेबल है। मूवेबल गुड्स अगर कोई किसी को गिफ्ट में दे रहा है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो पूरा अमाउंट रिसीवर के लिए टैक्सेबल है। बात समझ आ रही? लेकिन अगर फिर मैंने बोला यार ये तो गिफ्ट टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर, एक काम करो 11,000 दे दो, तो वो सेल मान लिया जाएगा। गिफ्ट एलिमेंट खत्म हो गया ना। गिफ्ट में कंसिडरेशन होता है क्या? गिफ्ट में कंसिडरेशन 0 होता है। किसी को गिफ्ट देके उससे पैसे मांगे आपने कभी? 500 रुपया गिफ्ट दिया उसको, बोले यार देख मेरा बजट 300 का था, लेकिन ये चीज 500 की थी, अच्छी लग रही थी, ले ली, 200 रुपये मेरे को दे दे। बोला क्या चिल्ली चोर इंसान है। बोले ले तेरा गिफ्ट रख, 500 रुपये मेरे से ले जा, कुछ खा लेना। ठीक है, क्या मतलब क्या हरकतें कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। गिफ्ट दे के आधे पैसे मांग रहा है। बोले यार बजट ही इतना था। बोला बजट नहीं था तो गिफ्ट क्यों दे रहा है? गिफ्ट देने के बाद आधे पैसे कौन वापस मांगता है? ये तो होता ही नहीं। तो अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो कंसिडरेशन 0 है, लेकिन आपने गिफ्ट की कैटेगरी से उस ट्रांजैक्शन को हटाने के लिए सेटिंग कर ली। जिसको आपने 1 लाख रुपए की चीज फ्री में दे दी, उसको बोला कि देख भाई तेरे को पूरी चीज फ्री में दूंगा ना, तो ऑन पेपर तेरे पे टैक्स लग जाएगा। दिखाने के लिए नाम का मुझे 11,000 दे दे, तो भी 89,000 का फायदा ही हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट मतलब जो पूरा नहीं है, इनफ नहीं। ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसा आप करते भी हो तो भी बेनिफिट का अमाउंट देखा जाएगा। इस केस में 1 लाख रुपए की चीज किसी को 11,000 में दे दी, तो उसका बेनिफिट कितना हो गया? 89,000। ये बेनिफिट अगर 50,000 से ज्यादा है तो भी ये टैक्सेबल होगा। ये बेनिफिट अगर 50,000 रुपये से ज्यादा है तो ये बेनिफिट का अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो टैक्स तो लगेगा। और थोड़ा सा पैसा दे दो और गिफ्ट की कैटेगरी से बाहर निकल के स्मार्ट बनोगे तो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई हम आपसे एक स्टेप आगे रहेंगे इस मामले में। अब जितना स्मार्ट बनोगे उतना हमारे पास प्रोविजंस हैं, जितने स्मार्ट बनो हम प्रोविजन बढ़ाते जाएंगे। हमारा क्या जाता है, हमको एक बार ड्राफ्ट करना है, आप पढ़ते रहो और भरते रहो उसको, वैसा होगा। अब यही अगर गिफ्ट होता पूरा 1 लाख रुपए तो पूरा ही टैक्सेबल होता, ये 50,000 से तो ज्यादा ही है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कंडीशन क्या है? या तो अगर गिफ्ट में दिया है तो सेम लिमिट जो मनी में थी वही 50,000 की लिमिट यहाँ पे भी है, और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो फिर बेनिफिट का अमाउंट देखा जाएगा। ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाली बात मनी के टर्म्स में तो आ ही नहीं सकती, पैसा ही दिया है डायरेक्ट, उसमें क्या पैसों की वैल्यू कम ज्यादा होगी। गुड्स के केस में ऐसा हो सकता है। बोलो, बात समझ आ रही है? तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, ज्यादा बोला ना, उससे ज्यादा एक्सीडिंग है।
बोलो, बात क्लियर हो रही? अब तीसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते हम, वहां पे हम लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो उस पर लगती है स्टैम्प ड्यूटी। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब अगर मैं आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दूं, अगेन गिफ्ट का मतलब कंसिडरेशन कितना? 0, ठीक है, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, सेम क्राइटेरिया 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो पूरा अमाउंट जो है वो रिसीवर के लिए टैक्सेबल। मैंने आपको 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, छोटी सी दुकान या ऐसा कुछ गिफ्ट कर दी, फ्री में दे दी, 5 लाख रुपए उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, 50,000 से ज्यादा ही है, तो रिसीवर के लिए पूरा 5 लाख टैक्सेबल। सिंपल, सेम कंसेप्ट जो यहाँ चल रहा था वही यहाँ पे है और वही यहाँ पे, कोई फर्क नहीं आया अभी तक। एक कंडीशन यहाँ पे अब चेंज होगी, जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा। अब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाले में कैलकुलेशन कैसे चलेगा वो समझते हैं, थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए, ट्रांजैक्शन वैल्यू मैंने आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लिए, लेट द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी 3 लाख रुपीज। मैंने बोला 3 लाख रुपए दे दो। अब अगर आप देखो तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और जो बेनिफिट का अमाउंट है वो 2 लाख रुपए, 2 लाख का आपका फायदा हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला ऐसा, पहले ऐसा था ये 2 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा है, सीधा सीधा टैक्सेबल, सेम जो मूवेबल प्रॉपर्टी में देखा ना, सेम ही रूल था। बाद में इन्होंने इसमें एक अननेसेसरीली कंडीशन डाल दी। कंडीशन वैसे प्रैक्टिकली आपके लिए फेवरेबल है, बट यहाँ फिर अपने को गिनना पड़ता है। वो कंडीशन में इन्होंने रखा है 10% का वेरिएशन, कैसे उसको अप्लाई करना है वो समझो। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर लगाएंगे हम 110%। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कितना लगाएंगे? 110%। इसका 110% मतलब 3 लाख प्लस 10% ही हो गया देखा जाए तो, ये हो जाएगा 3,30,000। वो ऐसा बोल रहे हैं अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,30,000 तक होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम आपके ऊपर गिफ्ट टैक्स नहीं लगाते। इसका मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 10% तक का वेरिएशन चलेगा। तो आप किसी को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और उस प्राइस में और इसमें वेरिएशन कितना है? सिर्फ 10% का। तो बोला ठीक है, होता है कभी कभी मार्केट डाउन है, सस्ते में प्रॉपर्टी दे दी, ऐसा भी हो सकता है। तो बोला कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। बट अपने केस में देखो क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है? 3 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 5 लाख। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू के 110% से ज्यादा है? हाँ है। तो फिर ये जो पूरा बेनिफिट है ना, ये पूरा बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। इनकी भाषा ही बता रहा हूँ, इन्होंने ऐसा बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू का 110% निकालो, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे कम या इसके बराबर है कोई गिफ्ट टैक्स नहीं। मान लो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या ऑल्टरनेटिव में 3,25,000 होती तो इस सिनारियो में टैक्सेबिलिटी आती? नहीं आती, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू 3 लाख है, उसका 110% किया 3,30,000 हुआ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,30,000 से कम है, सिर्फ 25,000 का गैप है, 10% से कम वेरिएशन है, चलेगा। डिपार्टमेंट ने आपको थोड़ा अलाउंस दे दिया। पहले तो ऐसा था 3 लाख मतलब 3,25 बोला है ना, तो 3,24,999 भी नहीं चलेगा, हम तो 3,25 के ऊपर ही टैक्स गिनेंगे। लेकिन अब बोल दिया कि ठीक है 3,25 की प्रॉपर्टी है, 10% तक का वेरिएशन चलता है, 3,30 की प्रॉपर्टी 10% तक का वेरिएशन चलेगा। बट अगर इससे ज्यादा वेरिएशन हो गया तो प्रॉब्लम। बात समझ आ रही? एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, फ्रेश एग्जाम्पल लेता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक प्रॉपर्टी की है 10 लाख रुपए, ऐसा मान लो। ट्रांजैक्शन वैल्यू 9,25,000, बेनिफिट का अमाउंट 75,000, ठीक है। अब जो इन्होंने बोला है वही अपन लगा के देखते हैं, इन्हीं के तरीके से लगाते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के 110% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो गिफ्ट टैक्स से आप बच सकते हो। तो इसका 110% करो, कितना आ रहा है? 10% प्लस कर दो इसमें से, ये आ रहा है। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस अमाउंट के बराबर या इससे कम है, बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। अपने केस में क्या हो रहा है? ज्यादा है, कम है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 10 लाख, इतने तक चलेगी। तो 10 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होने की वजह से, और पॉइंट ये आया कि जो बेनिफिट है ना, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा।
नो गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल, बच गया। बात समझ आए कैसे इसको अप्लाई करना है। दिस इज इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देख लिखना है तो लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट डाइजेस्ट कर लो उसको। हाँ बोलो, सेम ही कैलकुलेशन है। ठीक है, पता चला अब क्या हो रहा है इसमें? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसके जो एक्सेप्शंस और बाकी कंडीशंस है ना वो देखनी है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लेते हैं। इसी टॉपिक से थियरी कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक पॉइंट है, ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। इन्फ्लेशन के हिसाब से गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्रॉपर्टीज की स्टैम्प वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 10 लाख है तो अगले 10 साल तो सेम ही रहेगी या महंगाई के साथ बढ़ेगी, चेंज हो सकती है ना। तो इसके लिए रेलेवेंट डेट क्या लेनी है ना वो फाइनल करना जरूरी है। इन्होंने सेक्शन में ऐसा बोला है कि देखो, आप कोई प्रॉपर्टी जब खरीदते हो, बेचते हो, ट्रांसफर करते हो, गिफ्ट करते हो, तो एक पहले अग्रीमेंट होता है आपके मेरे बीच में कि हम प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक होती है डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक होती है डेट ऑफ रजिस्ट्री। समझ आ रहा है? इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है कि इन जनरल टर्म्स आपको इस डेट को रेलेवेंट डेट मानना होता है, डेट ऑफ अग्रीमेंट को, जिस दिन सौदा हुआ ना, डील हुई ना, उसको रेलेवेंट डेट मानना होता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, वो प्रोवाइडेड दैट में है, पेज 159 पे 2 प्रोविजो दिए हुए, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। तो पहला जो प्रोवाइडेड दैट है उसमें बोला हुआ है कि अगर ये दोनों तारीखें बराबर नहीं है, अलग अलग डेट से, तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करोगे। बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो डेट ऑफ अग्रीमेंट है ना, इस डेट पे एटलीस्ट 1 रुपया कुछ ना कुछ वाइट मनी या ट्रेसेबल मनी के फॉर्म में एक्सचेंज हुआ होना चाहिए। 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 9,25,000 में खरीदी आपने मुझसे, कुछ तो दिया होगा एडवांस मनी, टोकन मनी, अग्रीमेंट के टाइम पे कुछ शगुन के तौर पे कुछ तो पैसे दिए होंगे। तो कुछ ना कुछ पक्के का पैसा दिया हुआ होना चाहिए इस डेट पे, तो ही ये डेट एक्सेप्ट की जाएगी। अगर नहीं दिया है तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही माननी पड़ेगी। तो पहला प्रोविजो क्या बोलता है कि अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट फॉलो करो, बट ऑन अ कंडीशन कि डेट ऑफ अग्रीमेंट पे एटलीस्ट 1 रुपया तो व्हाइट मनी के फॉर्म में पक्के का अमाउंट कुछ ना कुछ आना चाहिए। चेक हो, ड्राफ्ट हो, पेटीएम हो, आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो, कुछ भी हो, बैंक ट्रांसफर हो, लेकिन होना चाहिए। तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट फॉलो करो। बोले ऐसा नहीं है तो क्या करें? फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक, वो दोनों पैराग्राफ पढ़ लो, जल्दी नहीं है, थोड़ा बड़ा पॉइंट है, आराम से पढ़ो।
दोनों पैराग्राफ पढ़ लो, जो मैंने बोला उसे रिलेट करो, कुछ अपने वर्ड्स में लिखना है तो लिख लो। बोलो, कंडीशन क्लियर? कुछ नहीं समझ आ रहा तो बताओ। कंप्लीट है तो आगे देखें। तो दोनों प्रोविजोस कवर हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद भी ना अगले पेज पे भी एक प्रोविजो दे रखा है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, सेक्शन नंबर 50 कैपिटल सी है ये सेक्शन, और एक 43 कैपिटल सी ए। ये सब सेक्शंस थोड़ा बहुत मैं आपको पीजीबीपी से भी रिलेट कराऊंगा और कैपिटल गेन से भी। तो अभी इस लेवल पे आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ आएंगे बिकॉज इस चैप्टर के नहीं। और वो 2 चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट रिपीट होने वाला है, तो मैं आपको स्टोरी फिर से आपको समझा दूंगा, तो कवर हो ही जाएगा, स्किप नहीं होगा, उसका टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सी पॉइंट दे रखा है उसमें उन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की, वो भी मैंने आपको बता दी, वो सारी पॉइंट्स कवर हो चुकी है। उसके नीचे देखना सी पॉइंट में ना अंदर सब पॉइंट है ए और बी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद एक प्रोवाइडेड दैट करके दिया हुआ है, मिला, जिसमें 1 2 3 4 करके 11 तक पॉइंट्स दिख रहे हैं उस पेज पे, वो पेज 160 पे। वो जो प्रोविजो है वो हमें डिस्कस करना है। मैंने अभी तक आपको वहां तक की सारी कंडीशन बता दी है। मैंने आपको बोला कि भाई गिफ्ट अगर आप रिसीव करते हो तो गिफ्ट आप 3 फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हो, या तो मनी के टर्म्स में, या मूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म्स में, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म्स में। मनी के टर्म्स में अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हो तो पूरे साल में 50,000 रुपए तक आप रिसीव करो, जिसके ऊपर कोई गिफ्ट टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे ऊपर अगर गया तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये ए पॉइंट में लिखा था पीछे जो पहली एंट्री थी। फिर बी पॉइंट में इन्होंने इमूवेबल समझाया था, जहाँ पे हमने देखा कि या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिल रही है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देने पे। इसमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रेलेवेंट फैक्टर होता है। फ्री में मिली प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो उसमें 10% वाली कंडीशन भी देखी जाती है और 50,000 वाली कंडीशन भी देखी जाती है। वो दोनों चीजों को हम देखने के बाद ही आगे डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या होगा, ठीक है। तीसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में सिर्फ 50,000 वाली कंडीशन देखी जाती है और रेलेवेंट फैक्टर वहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं होता, वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी का अपन कहीं रजिस्ट्रेशन तो कराते नहीं है, तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी वर्ड आएगा भी नहीं, वहाँ पे क्या आएगा, फेयर मार्केट वैल्यू। ये कंडीशन थी। अब ऐसा है, ये जो प्रोविजो है, ये प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि कौन से केसेस में गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ये वो लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके रिलेटिव से आपको कोई मनी या प्रॉपर्टी मिलती है तो उसमें आपको गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। आपके रिलेटिव ने आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, 1 करोड़ रुपए कैश गिफ्ट कर दिया, पहली बात तो ऐसा रिलेटिव मिलेगा नहीं, ठीक है। जो गिफ्ट दे के जा रहा है, ले जाए तो अलग बात है, झगड़ के कोर्ट केस करके ले जाए तो अलग बात है, लेकिन सामने से दे के जा रहा है और वो आपका रिलेटिव है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है और इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन अजम्पशन ले लेते हैं प्रोविजन के लिए, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए आपके रिलेटिव ने आपको गिफ्ट कर दिए, आपके ऊपर 1 रुपए की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। 50,000 की क्या लिमिट, क्या 10%, कुछ भी काम का नहीं है, सीधा उन्होंने इस चीज को एक्सेप्शन में डाल दिया। तो रिलेटिव्स एक दूसरे को XYZ अमाउंट गिफ्ट कर सकते हैं पूरे साल में, कभी भी, कितना भी,
रेसिपिएंट के ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। तो ये एक एडवांटेज हो गया। अब सवाल उठता है कि सर फिर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा? देखिए रिलेटिव्स इंडिया में बहुत सारे हैं और इतने हैं कि अपने को पता भी नहीं होती। आप लिस्ट बनाने बैठो कि आपके कितने रिलेटिव आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि अनलिमिटेड है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो होते हैं उतने आपको पता होंगे और जो उसमें नहीं एडेड है वो अलग से, तो अपने को मालूम ही नहीं होता। अब रिलेटिव्स की कंडीशन ऐसी है कि कितने रिलेटिव से तो अपना इस लाइफ टाइम में मिलना भी नहीं होगा। वो जन्म में 2-3 बार मिलते हैं अपने से, एक मिलते हैं जब आप पैदा हुए होते हैं, आपको देखने आए होते हैं। फिर उसके बाद हाँ वो आप हो गए 10-15 दिन के, ऐसे वो नामकरण होता है बच्चे का, तो फंक्शन कर लिया तब आए होंगे, तब देखा होगा आपको। फिर सीधा आपको मिलते हैं इस एज में, कोई शादी में मिल जाएंगे 20 साल के बाद सीधा। तो पहले ही क्वेश्चन बोलते पहचाना। अब अपने शर्म में आ जाते हो, ना बोलेंगे तो रूड लगेगा, हाँ बोल देते हैं। फिर आप हाँ बोल के देखो, फिर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे 7 दिन का तुझे देखा था, तुझे कैसे याद होगा? तो ये बात आपको सवाल पूछने से पहले स्ट्राइक होनी चाहिए थी ना कि मुझे कैसे याद होगा। अब आपने पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया, और क्या, तो अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। अब तीसरी बार इनकी खबर आती है डायरेक्ट कि ये थे। तो लाइफ में 2-3 बार ऐसे लोगों से मिलना होता है। अब अगर ऐसे सारे रिलेटिव्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तो आपका फैमिली ट्री बनाते बनाते थक जाओगे, आप पता ही नहीं चलेगा कौन किसका रिश्तेदार है। तो बोला रिलेटिव की डेफिनेशन को हमें यहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा। अब वो डेफिनेशन भी नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, इसलिए प्रोविजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर 162 पे एक्सप्लेनेशन का सी पॉइंट मिला, वहां पे समझाया है कि रिलेटिव्स कौन होते हैं। अब आज से आपके रिलेटिव्स में सिर्फ यही लोग कवर होंगे इनकम टैक्स एक्ट के लिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप इनका अलग बना दो कि इनमें से कोई भी पेटीएम करे तो कितना भी करे कोई टेंशन नहीं। इनको बोल भी देना कि जितने पैसे मन में आए भेज देना, पूछना मत मुझे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, पेटीएम कर देना, चलेगा, बिना पूछे भेज देना, ठीक है। तो ये सारे आपके रिलेटिव्स हैं जिनमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। अब इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं वो देख लो। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपका रिलेटिव कौन है? तो सबसे पहले बोला आपका स्पाउस, ठीक है। अब स्पाउस एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। अगर आप हस्बैंड हो तो स्पाउस में वाइफ, अगर आप वाइफ हो तो स्पाउस में हस्बैंड। अभी दूसरे 2 कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। अगर आप हस्बैंड हो तो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ हो तो वाइफ भी हो सकता है, ठीक है। लीगल भी है और आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिविजुअल हो तो आपका स्पाउस जो है वो आपका रिलेटिव है, आप उससे गिफ्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा पॉइंट बोला है आपके ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, आपके सिबलिंग्स, उनसे भी आप कोई गिफ्ट ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, आपका स्पाउस, उसके ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। तो उनसे अगर कोई गिफ्ट आप रिसीव कर रहे हो तो वो भी आपके रिलेटिव है, या आप उनको गिफ्ट दे रहे हो तो भी रिलेटिव, ऐसा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। थोड़ा रिलेट करते जाना कौन कौन है। आप इंडिविजुअल, आपके पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर, कितने लोग होंगे इसमें? मासी और मासा दोनों आएंगे या सिर्फ मासी और चाचा और कोई? मामा और बुआ, ठीक है। हाँ 4 लोग आ गए ना, मम्मी के भाई बहन और पापा के भाई बहन, 4 लोग आ गए। तो भाई पापा की साइड पे कौन हुआ? बुआ और चाचा। और चाचा बोलो, ताऊ जी बोलो, बड़े भाई छोटे भाई, वो आप देख लो, एक ही कैटेगरी होगी। और मम्मी की साइड पे मामा और मासी, तो ये 4 लोग हो गए। ये चारों आपके रिलेटिव्स हैं, इनसे आप कितना भी गिफ्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द, नहीं सॉरी वो तो हो गया ना, पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। हाँ नीचे है एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ये कौन होता है? तो आपको मिला शादी में, बोले ये आपके लीनियल असेंडेंट, और ये कौन सी रिश्तेदार है? ऐसा कोई क्या होता है लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट? हाँ नहीं, लीनियल असेंडेंट मतलब जिनकी वजह से आप हो, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पिछली जनरेशन। असेंडेंट्स लीनियज बोलते हैं ना ऐसा, हाँ ठीक है, जनरेशन वैसा। तो लीनियल असेंडेंट मतलब आपके पूर्वज जिनकी वजह से आप हो, और डिसेंडेंट मतलब जो आपकी वजह से होंगे, ठीक है, आपके बाद वाली जनरेशन, वो डिसेंडेंट्स। तो ये सारे ही आ गए ना फिर, तो मतलब आपके पेरेंट्स आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, इसमें ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो भी अलाइव है प्रीवियस जनरेशन, वो सारे आ गए। उनसे कोई भी गिफ्ट आपको मिले तो वो रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट माना जाएगा। एफ पॉइंट में बोला है एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल, आपका स्पाउस, उसके लीनियल असेंडेंट्स मतलब आपके इन लॉज, ठीक है, स्पाउस के पेरेंट्स,
स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गए, लीनियर असेंडेंट में अप टू 1 जनरेशन तो बोला नहीं है, जो भी अलाइव है वो सारे कवर हो गए, वैसा है। अच्छा, स्पाउस के लीनियर डिसेंडेंट, ये कौन? तो आपके अलग, स्पाउस के अलग, वैसा या सेम? मोस्टली देखो, मोस्टली कॉमन होंगे, हाँ, बट ऐसा 100% नहीं पूछ सकते। रीजन बीइंग, अगर फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, री मैरिज वाला केस है तो फिर हो सकता है, बाकी ऐसे उल्टा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मल केसेस में लीनियर डिसेंडेंट आपके और स्पाउस के कॉमन होंगे, बट अगर सेकेंड मैरिज है, स्पाउस की आपसे सेकेंड मैरिज हुई है, उसकी ऑलरेडी पहले मैरिज हुई थी, उस मैरिज से बच्चे हैं, तो फिर वो भी तो अलग कैटेगरी होगी ना, वो स्पाउस के लीनियर डिसेंडेंट वैसा हो गया। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसलिए इसको अलग अलग लिखा हुआ है, वैसा है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है ना, उसमें सीधा इन्होंने 6 मारा, एक का डबल। इसमें लिखा स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन आइटम्स बी टू एफ, बी से लेके एफ तक ऊपर जितने लोग थे उन सबको कपल में काउंट कर लिया। स्पाउस ऑफ द, हाँ, अब मामा है और मामी को याद नहीं किया आपने, अब मामा की शादी नहीं हुई तो अलग बात है, शादी हो गई और आपने मामी को एक्सक्लूड कर दिया, सोचो क्या होगा। बोला अब तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है क्या, कलेश करवाओगे तुम लोग फालतू का, ठीक है। फूफा जी वो तो नाराज ही रहते हैं, हाँ, फिर उनको अगर इंक्लूड नहीं किया तो कैसे चलेगा, तो बोला ये सारे लोग कवर हो जाएंगे, पता चला। तो ये रिलेटिव्स की डेफिनेशन है, एक बार फिर से पढ़ लो, सारे रिश्तेदार अपने दिमाग में बिठा लो, और ऐसा कोई मुझे ढूंढ के बताओ जिसमें आपको लगता है कि कवर नहीं हुआ, रह गया, ऐसा कुछ है, देख लो एक बार, सारी याद करिए, आपको याद होना चाहिए कौन कौन से रिलेटिव है कौन से नहीं है, याद रखना जरूरी है, एक बार याद कर लो। याद हुए रिलेटिव्स में कौन कौन है, पता चला, क्लियर है। चलो, तो ये सारे आपके रिलेटिव्स, अगर आप इंडिविजुअल हो। अगर आप HUF हो तो HUF का जो मेंबर होता है वही उसका रिलेटिव है, तो उसमें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन होगी। अच्छा, ये आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा था जो मिस आउट हो गया, क्लोज वन, नियर बाई फैमिली वाला जो कवर नहीं हुआ, ऐसा कुछ? कजिन्स एक्सक्लूड हो गए, कजिन्स नहीं लिखे इसमें, वो भी क्लोज ही हुए ना, बाकी जो जितने लोग हैं वो भी क्लोज वन या फर्स्ट कजिन्स जो है वो भी इंक्लूड नहीं हुए। और बाकी कोई आपके सिबलिंग्स तो कवर हो गए, उनके बच्चे कवर नहीं हुए, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये कुछ लोग हैं जो एकदम नियर बाई फैमिली में है लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो आपके रिलेटिव नहीं है। तो अगर उनसे कुछ गिफ्ट मिला तो फिर उसमें 50,000 की लिमिट, 10% की लिमिट, ये सब एप्लीकेबल हो जाएगा, वैसा बात समझ आ गई। चलो, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना कौन रिलेटिव है कौन नहीं, फिर टैक्स का सेटिंग करना होता है, तो ये सब प्रोविजंस पता होने चाहिए। अब वो प्रोविजन पे वापस आ जाओ जहाँ लिखा था रिलेटिव से कुछ भी मिले तो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, आपकी शादी के टाइम पे आपको कुछ भी गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, इसमें रिलेटिव वाला पॉइंट मिक्स नहीं करना है, वो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। आपकी शादी में तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके प्रोफेशनल कलीग्स, आपके बिजनेस एसोसिएट, सब लोग आएंगे, जिनको भी आपने बुलाया, सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आएंगे। तो आप किसी से कुछ भी गिफ्ट रिसीव करो मैरिज के ओकेजन पे, उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन। तो रिलेटिव वाला पॉइंट अलग है, रिलेटिव तो आपको पूरे साल में कभी भी कुछ भी कितना भी गिफ्ट दे सकता है, और मैरिज के ओकेजन पे आपको कोई भी कितना भी गिफ्ट दे सकता है, ये पॉइंट्स है। अब मैरिज वाली ओकेजन में क्या डिपार्टमेंट को पता है कि ये रेयर ओकेजन है, मोस्टली तो लाइफ में एक ही बार आती है, बाकी अपनी अपनी कैपेसिटी है सबकी, किसी की 2-4 बार भी आ सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे तो इंसान थक ही जाएगा, तो ऐसा कोई बहुत 100 बार तो ये कंडीशन आने वाली है नहीं, तो 1-2 बार ऐसी कंडीशन आती है। तो अगर उस मौके पे जो भी गिफ्ट उसने रिसीव किए हैं उसको जेन्युइन गिफ्ट मान के टैक्सेबिलिटी से बाहर रख भी दिया तो चलेगा, वन टाइम ओकेजन है उस हिसाब से। तो मैरिज पे अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं है। फिर बोले मैरिज एनिवर्सरी पे मिला है, आजकल फर्स्ट मंथ मैरिज एनिवर्सरी, अभी अभी तो शादी हुई, फर्स्ट मंथ तो तुरंत आ जाता है, फिर हर महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 2-4 दिन का भूत है, साल भर के बाद देखो अगले साल वाली याद भी नहीं रहेगी, वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, आजकल क्रेजी अलग है, लोगों को बच्चा हो रहा है तो उसका हर महीने बर्थडे मना रहे हैं, बोले जल्दी बुढ़ा हो जाएगा बेचारा, हर महीने का बर्थडे मना रहे हो, साल में एक बार मना लो ना, क्या हो गया है। तो शादियों में भी यही हो रहा है, बच्चों में भी यही हो रहा है, लोग ओवर सेलिब्रेशन कर रहे हैं वैसा, तो चलो ठीक है, शौक है तो करो, और क्या। तो ये सब जो चीजें हैं वो कवर नहीं होती, सिर्फ मैरिज का ओकेजन कवर होता है। अच्छा, मैरिज से पहले एंगेजमेंट होती है, तो एंगेजमेंट कवर होगी यहाँ पे नहीं, ठीक है। मैरिज का जो ओकेजन है, अभी मैरिज में आपका पूरा वो मेन्यू कार्ड बना हुआ है, 7 दिन की आइटिनरी बनी हुई है, डे 1 पे ये इवेंट है, डे 2 पे ये इवेंट है, डे 7 पे फाइनली रिसेप्शन और शादी है, वैसा है, तो अपने सारे इवेंट्स रखे हुए हैं। अब वो पूरे टोटल में जो भी गिफ्ट्स आ गए,
आप मैरिज के दिन पे दिखा के उसको क्लेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंगेजमेंट 4 महीने पहले हुई थी और शादी अभी है, तो एंगेजमेंट पे मिले हुए गिफ्ट जो है वो एक्चुअली इस कैटेगरी में कवर नहीं होते। या तो फिर आप एक काम करो, उसको एंगेजमेंट गिफ्ट मत दिखाओ, उसको आप मैरिज पे दिया हुआ गिफ्ट ही शो कर दो ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कैसे प्रेजेंट करते हो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है, ये ध्यान रख के चलना। तीसरे पॉइंट में बोला है विल या इनहेरिटेंस में अगर आपको कुछ मिला हो। विल जो है वो तो आपके फैमिली मेंबर्स की होगी, इनहेरिटेंस में वही होता है। तो विल और इनहेरिटेंस में मिली हुई प्रॉपर्टी तो आपके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो सोचो क्या होता है भाई, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों को ही जाती है एट द एंड। तो हर इंसान अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है और उस पर उसको टैक्स देना पड़ रहा है, गिफ्ट इनकम। तो ये तो अनफेयर हो गया ना, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट में बोला है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई, उससे आपके कुछ पैसे लेने बाकी थे, वो बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन था, उसकी डेथ हो गई। अब बाद में आपने उसकी फैमिली को कांटेक्ट किया, बोला कि भाई ऐसा ऐसा है और हमारे कुछ पैसे लेने बाकी थे, तो आप देख लो ड्यूज क्लियर करवा दो। उन्होंने करवा दिए। अब वो जो पैसा मिला वो गिफ्ट थोड़ी ना है, वो तो आपको बिजनेस के डील की वजह से जो पैसा बाकी था वो मिला है, तो दैट इज नॉट अ गिफ्ट, वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया। इसके बाद फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का आप एग्जांपल ले सकते हो। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ आपको रिफंड आया, कुछ कैशबैक आया, ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि उनके पास सरप्लस फंड्स है, तो उन्होंने सारे टैक्स पेयर्स को कुछ पैसा रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो दैट इज अ गिफ्ट बट इट इज नॉट टैक्सेबल, उसमें कोई टैक्स लगने वाला नहीं। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट में बात हो रही है यूनिवर्सिटी की, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, कोई ट्रस्ट की, जिनके फंड में से आपको कुछ पैसे मिले, स्कॉलरशिप या ऐसा कुछ, या कोई ग्रांट मिली है, तो वो टैक्सेबल नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप और ग्रांट उसको मिलती है या तो मेरिटोरियस है, उसको पैसों की जरूरत है, और फिर आपने उसी के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो वो ठीक नहीं, तो उसको यहाँ पे एक्सक्लूजन में रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी वैसे ही, चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कुछ पैसा मिला है तो उसके बाद वाले पॉइंट में वही बात हो रही है, सेम ही चल रहा है सारा। सेक्शन 47 की जो बात हो रही है वो कैपिटल गेन में कवर होता है, वहां लिख के रख लेना, मैं आपको चैप्टर में ये कंडीशन पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं। वापस से ट्रस्ट वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। 11th पॉइंट ओपन एंडेड है, किसी और को यहाँ कवर करना है तो कर सकते हैं, ऐसा बोला हुआ है। और 12th और 13th वाला जो पॉइंट है ना, वो कोविड से रिलेटेड है, कोविड-19 के टाइम पे आया था कि भाई कोविड के टाइम पे अगर किसी को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और आपने उसको पैसे दिए, तो वो गिफ्ट टैक्स में कवर नहीं होगा, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रिसीवर के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। फिर 13th वाले पॉइंट में बोला है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई और उस पर्सन की फैमिली की हेल्प करने के लिए उसके एम्प्लॉयर ने या उसके रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने पैसों की मदद की कि भाई आप कैसे सर्वाइव करोगे, थोड़ा थोड़ा हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रिसीवर के लिए वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा अप टू 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए तक वो गिफ्ट टैक्स नहीं माना जाएगा। और ये रिसीव कब होना चाहिए उसकी कंडीशन है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन। जब वो पर्सन की कोविड से डेथ हो गई, उसके 12 महीने के अंदर अंदर उसको ये पैसा उसकी फैमिली को दिया गया है, एम्प्लॉयर के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, तो बोला उसमें टैक्सेबिलिटी 10 लाख रुपए तक नहीं आएगी वैसे। तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे बताई हुई है। बोलो क्लियर, ये पॉइंट समझ आया? तो ये सब चीजें थी। अब इसी के बाद वो पॉइंट जो कंटिन्यू हो रहा है वो देख लो, एक्सप्लेनेशन। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है वो आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो बी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी, उस पर अभी तक अपन ने बात ही नहीं की, मैं जनरल बातें बता रहा था आपको, अब स्पेसिफिक बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि मनी गिफ्ट करने पे गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पे गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल हो सकती है, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अब पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है, क्या सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल वाली सब कवर हो जाएंगी, सारी इमूवेबल कवर हो जाएगी? आंसर इज नो। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा उन्होंने, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, कुछ भी आप गिफ्ट करो इस सेक्शन में गिफ्ट टैक्स आ सकता है। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें इन्होंने सारी मूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं की, सिलेक्टेड मूवेबल प्रॉपर्टी ही कवर की है, वो लिस्ट यहाँ पे देख लो। पॉइंट नंबर 1 में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात ही हो रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पॉइंट नंबर 2 से जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने लिखी है सिर्फ उन्हीं के ट्रांसफर करने पे गिफ्ट टैक्स आता है, अदरवाइज नहीं। जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो अगर आपने किसी को शेयर्स या सिक्योरिटीज गिफ्ट की तो रिसीवर के लिए टैक्सेबल। अगर आपने ज्वेलरी किसी को गिफ्ट की तो रिसीवर के लिए टैक्सेबल। देखो सारी वैल्यूएबल चीजों को कवर किया उन्होंने, फालतू चीजों को नहीं।
फिर बोला आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मतलब जो पुरानी चीज़ें होती है ना वो, हाँ एंटिक्स। अभी कल परसों सोशल मीडिया में चल रहा है ये अपना इंडोनेशिया में कहीं पे किसी ने कुछ मतलब एक्सकेवेशन होता है, ज़मीन के नीचे ड्रिलिंग विलिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ से कुछ है ना वो त्रिशूल मिला है बड़ा सा, और एक वो वज्र करके जो बोलते हैं इंद्र देवता का एक वो होता है वैसा, जैसे त्रिशूल शिव जी का होता है ना वैसे, तो वो दो चीज़ें ज़मीन में से निकली है। और वो बोल रहा है कि ये एंशियंट है और हज़ारों साल पुरानी है, और उसका कुछ उसने प्रूव किया वैसा कुछ है। अब वो बंदा उसका ऑक्शन कर रहा है, और वो जो त्रिशूल है वो बेच रहा है 500 करोड़ रुपए में, और जो दूसरा डिवाइस है वो बेच रहा है 250 करोड़ रुपए में। तो 750 करोड़ रुपए वो रेज कर रहा है ऑक्शन करके, और जो भी पैसा आएगा वो चैरिटेबल कॉजेज के लिए हम यूज़ करेंगे उस तरीके से। किसकी चैरिटी होगी कितनी होगी पता नहीं, लेकिन अभी वो क्लेम कर रहा है, तो सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से चल रहा है। तो उसको वो चीज़ मिली थी 2015-16 में, अभी नहीं, तो तब उसको डिस्प्ले में रखा था, फिर इंडिया लेके आए, सब लीगल पेपर वर्क किया, अब ऑक्शन करने निकाला 10 साल के बाद वैसा है। तो अभी 2-3 दिन से उसका हाईलाइट चल रहा है कि शिव जी के टाइम का कोई त्रिशूल है, और अप टू 10,000 ईयर्स पुराना भी हो सकता है, ऐसा सब क्लेम है, बाकी पता नहीं क्या है, बट ये न्यूज़ चल रही है। अब ऐसी कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई खरीद रहा है, बेच रहा है या गिफ्ट कर रहा है, तो उसमें गिफ्ट टैक्स आ सकता है, ऐसे बोला। फिर है ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क, ये वो सब चीज़ें जो अपने को समझ नहीं आती, और लोग इसके लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। ठीक है, फालतू फालतू सी पेंटिंग्स होती, समझ में नहीं आती क्या है, उसके पता नहीं 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ लोग दे देते हैं। एक पेंटिंग मैंने देखी थी, ऐसे एग्जीबिशन था कहीं पे, ऐसे एक कैनवस था, एक ब्लू कलर का पूरा पेंट मारा था ब्रश, और एक येलो कलर, बस पेंटर का साइन, 50 लाख रुपए। बोला ऐसा क्या है, 50 लाख रुपए जैसा कुछ किया ही नहीं तो कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मतलब जो किसी को समझ नहीं आता, ना बनाने वाले को समझ आता है, ना देखने वाले को, ना खरीदने वाले को, लेकिन खाली वो सोशल स्टेटस होता है। वो जो पेंटर की साइन होती है ना, उसकी वैल्यू है कि ये पेंटर क्या है, बहुत फेमस है, तो इसने बनाई है पेंटिंग, तो हम खरीदेंगे, फिर अपने ऐसे घर में ड्राइंग रूम में लगाएंगे, फिर लोग आएंगे देखेंगे, अरे इतनी महंगी, बोले हाँ 50 लाख रुपए में, स्टेटस सिंबल हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो समझ आए ना आए, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। ऑक्शन में तो कितनी बार बहुत ज़्यादा बोली लगती है, और फिर बिकती हुई पेंटिंग वैसा। तो ये सारा जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, कल्चर, आर्ट वर्क, ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट को पता है कि महंगी होती है, तो इसके ऊपर इन्होंने गिफ्ट टैक्स जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे तो कुछ भी बना के बेच दो, और क्या ही फर्क पड़ता है। आपका नाम अच्छा होना चाहिए, फेमस पेंटर होना चाहिए, बस आप एक ब्रश लगा दो कैनवस के ऊपर, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है वैसे, तो वो पॉइंट है। नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में नहीं, कॉइन के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में, ठीक है, वो गोल्ड बार के फॉर्म में, अदर देन ऑर्नामेंट, ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं। ज्वेलरी तो ऊपर लिखी है ना, तो बुलियन का मतलब होता है बेसिक फॉर्म में गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स, कोई भी प्लेटिनम, सब हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पे गिफ्ट टैक्स आएगा। लास्ट पॉइंट है वर्चुअल डिजिटल असेट, ये आपके बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब इसमें आ जाता है, वर्चुअल डिजिटल असेट। बोलो समझ आए? तो ये है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। अब इसमें जो कुछ नहीं लिखा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपको मैं ट्रांजैक्शंस बताता हूँ कि लोग इसका कैसे यूज करते हैं। अपने बॉलीवुड वाले बहुत यूज करते हैं, आपने देखा होगा कितनी बार कि कोई एक्टर ने किसी मूवी में कोई डांस परफॉर्म कर दिया, कोई कैमियो रोल कर दिया, कोई गाना गेस्ट अपीयरेंस दे दिया, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने उसको 2 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी, थैंक यू जेस्चर कि आप हमारी मूवी में आए, आपने हेल्प की, तो आपको एक गाड़ी गिफ्ट में दे रहे हैं। वो गिफ्ट नहीं है, वो कंसिडरेशन। लेकिन क्या होता है ना कि कंसिडरेशन 2 करोड़ दिया तो उसमें वो एक्टर को टैक्स लगेगा, और 2 करोड़ पे इंडिविजुअल कितना टैक्स भरेगा, 50 लाख तो टैक्स चला जाएगा स्लैब रेट के हिसाब से। उसके बदले वो क्या बोलता है प्रोड्यूसर को, बोले काम कर, मुझे वैसे भी एक गाड़ी खरीदनी है, तो तू ये गाड़ी खरीद और मुझे गिफ्ट कर दे। अब कार एज अ गिफ्ट रिसीव करने पे गिफ्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में कार नहीं लिखी हुई है, चाहे वो लग्जरी कार हो या बेसिक कार। तो आप देखो बहुत बार बॉलीवुड में ऐसे दिखाते हैं, वो लोग न्यूज़ आती है कि भाई प्रोड्यूसर ने एक्टर को कार गिफ्ट कर दी क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया, मूवी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, तो गिफ्ट है। वो गिफ्ट नहीं है, वो उसकी फीस का ही एक पार्ट है। एक्टर के साथ डिसाइड हुआ है कि भाई तेरे को 10 करोड़ रुपए देंगे इस पिक्चर में काम करने के। वो बोलता है, बोले सर एक काम करो, आप है ना 6 करोड़ रुपए मुझे कैश दे दो और 4 करोड़ की एक फरारी मंगवा लो मेरे लिए, मैं उसी से वही खरीदने वाला हूँ।
अब आप मुझे 10 करोड़ पूरे दोगे तो मैं 10 करोड़ पे पहले टैक्स भरूंगा, फिर बचे हुए पैसों में से गाड़ी खरीदूंगा। इससे बेटर है आप गाड़ी खरीद के दे दो, तो एटलीस्ट उतने अमाउंट पे तो टैक्स बचेगा। तो 4 करोड़ पे टैक्स बचा लिया सीधा सीधा गिफ्ट दिखा के। तो गिफ्ट कुछ भी नहीं है, वो ट्रांजेक्शन है। तो अपने देखते हैं कि ये सेलिब्रिटीज जो है वो ऐसी लग्जरी कार्स, स्पोर्ट बाइक्स, फिर वॉचेज होते हैं जिसमें वो डायमंड्स लगे होते हैं। ये अंबानी की शादी में जाओ तो 1-1 करोड़ की घड़ियां गिफ्ट मिल जाती है, तो वैसा है। ये सब कुछ जो है वो एक तरीके से गिफ्ट टैक्स बचाने वाला प्रोविजन है कि भाई रिसीवर को कोई टैक्स लगता नहीं है, बिकॉज वो सारी चीजें इस लिस्ट में नहीं लिखी। अगर इस लिस्ट में लग्जरी कार लिखी होती ना तो ये बॉलीवुड वाले एक दूसरे को गाड़ियां गिफ्ट नहीं कर रहे होते, कोई फायदा ही नहीं। फिर अपने आप खरीद लो जो खरीदनी है, बात वैसी हो जाती है फिर। तो ये पॉइंट है। चलो, तो इसके साथ ये गिफ्ट टैक्स वाला पूरा प्रोविजन आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया हो? क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलो, तो ये कंप्लीट हुआ। बस रिमेनिंग पॉइंट्स जो बचे हैं वो कल के लिए बाकी रखते हैं। कल लास्ट रहेगा ये चैप्टर, सारे प्रोविजंस और इलस्ट्रेशंस भी थोड़े से हैं वो हो जाएंगे। तो एक ही दिन का टॉपिक अपना बचा है। ठीक है, तो सही पेस पे चल रहा है, कोई इशू नहीं।